हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1 की। देखो भाई, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो एक सेशन में उसको करना आई डोंट थिंक ये कोई समझदारी होगी, क्योंकि यार बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। और तुम्हें पसंद है क्या ऐसे लंबे सेशन? नहीं, अगर तुम्हें पसंद हो तो बोल दो, मैं लंबे सेशन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पर मुझे क्या लगता है कि तुम भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ साथ। मेरा क्या है, मैं तो करा के चला जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर लोड आ जाएगा। तुम एक सभी देखोगे सर आज के सेशन में इतने क्वेश्चन करा दिया आपने, हैं ये तो बहुत गलत है। तो इसीलिए मैंने क्या इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट दिया है, कुछ चंद टुकड़ों में इसका हमने बंटवारा कर दिया है। पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल देखेंगे जो कहते हैं ना जीरो लेवल वाले, है ना। फिर धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और फाइनली हम हीरो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा जीरो लेवल पे होगा, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएं। वैसे बन जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए, है ना भाई, नहीं समझ आया तो क्या करें, तो मैं बताऊंगा, उसके लिए मैं हूं ना। अरे बस चलिए भाई, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं अभी तक मैं। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा, मेरा तजुर्बा आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हुए चलें। जैसे कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं, वो आपको खुद से भी करना है। जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया तो भाई उसके नोट्स खुद से बनाओ, मक्कारी वाली बातें थोड़ा सा कम करो, स्क्रीनशॉट लेने वाली भी चीजें कम करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग बस वो स्क्रीनशॉट रख लो, वो तुम्हारी गैलरी में पड़ी रहेगी स्क्रीनशॉट्स कभी भी, तो वो नहीं चाहिए, है ना। अपने नोट्स होने चाहिए बढ़िया, अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में जो भी तुम लिखते हो वो लिखना जरूरी है। इसके अलावा जो डीपीपी आपको मिलती है उनको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा करना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है डीपीपी के, अगर किसी सवाल में डाउट आता है तो भैया उसका ही वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, उनको भी देखो, वो जरूरी है ना। फिर उसके अलावा जैसे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कराऊं, बट क्योंकि मैं भी टाइम के साथ थोड़ा सा बाउंडेड हूं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे हो गए, है ना, तो हमारा चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाएगा इस चक्कर में। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आप खुद से सॉल्व जरूर करो, और कोई डाउट आता है तो हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है डाउट के लिए, वो डाउट सीधा मेरे पास आएगा, उसको मैं डिस्कस करा दूंगा फिर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पीवाईक्यूज, इसके बाद पीवाईक्यूज भी करेंगे हम लोग, तो वो भी आपको साथ साथ सॉल्व करने हैं। देखो बेटा, ये पैटर्न बड़ा सोच समझ के बनाया, और अगर एक बार ये पैटर्न फॉलो कर लिया ना, तो आप ये लिख के ले लो कि आपका जेईई में सिलेक्शन 100% है। बस वो शिद्दत से इसको फॉलो करना है, ऐसा मत करना कि यार एक हफ्ते फॉलो किया और दूसरे हफ्ते भूल गए उसको, ठीक है। सो मेक श्योर पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास, नहीं लाए ले आओ जाके, ले आए। चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अ बुलेट इज फायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ टावर व्हाइल अ स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन व्हाट विल हैपन। बेटा, एक टावर से एक बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया और उसी टावर से एक पत्थर को ड्रॉप भी किया, तो क्या होगा? द बुलेट एंड द स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, द स्टोन विल रीच अर्लियर, द बुलेट विल रीच अर्लियर, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। कुछ कह नहीं सकते, पत्थर पहले पहुंच जाएगा ना नहीं, चलो देखते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ध्यान से देखना, तुमने तो ट्राई किया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, देखा होगा तुमने ट्राई करके, नहीं किया कर लो, ट्राई कर लो, खुद से किया करो यार, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, सो वी हैव दिस बिल्डिंग हैविंग सम हाइट, लेट्स से h। सो एक बिल्डिंग है हमारे पास और इस बिल्डिंग का हाइट है h। यहां से एक पत्थर को हमने ड्रॉप कराया, पत्थर ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक बुलेट को हॉरिजॉन्टल फायर किया है, हा, तो क्या यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है? हां सर, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन देखो ना जरा, बुलेट हो या पत्थर हो, है ना, पत्थर से नाम मारो, क्या यही था ना कुछ गाना ऐसा, चलो कोई बात नहीं भाई, बुलेट हो या पत्थर हो, आना तो उनको नीचे ही है, करेंगे तो वर्टिकल मोशन, हाँ वो अलग बात है, बुलेट हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है, चलो छोड़ो उसको। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें वाई डायरेक्शन में, तो क्या उसको देख सकते हैं? क्योंकि वो क्या पूछ रहा है बेटा, द बुलेट एंड द स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। भाई पत्थर भी नीचे आ रहा है, बुलेट भी नीचे आएगी, क्या दोनों साथ में आएंगे क्या नीचे? चलो देख लेते। बुलेट की बात करें तो यहां पे बुलेट जो है सर वो 2D मोशन कर रहा है। बुलेट को अगर आप डिफाइन करें सो यू विल कम टू नो कि यार ये तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, और 2 डायमेंशनल मोशन में तो हम इसको एक तो अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करते थे,
याद आ रहा है थोड़ी थोड़ी बातें। और एक सॉल्व करते थे अलोंग वाई एक्सिस, भूल तो नहीं गए ना? हाँ, और यहां पे ये पत्थर, ये तो वन डायमेंशन मोशन कर रहे हैं, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, इसकी तो भैया सिंपल सी कहानी चलती है, ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं है इसमें। तो ये तो वाई एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है जो भी मोशन इसका। चलिए, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना टाइम लगेगा इसको? u बाई जी। पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, टाइम टेकन विल बी u बाई जी। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन u तो 0 है, तो ये तो कुछ और कहानी बनेगी, v बाई जी बनेगा यहाँ पे ना। हाँ, अब सही बोले ना तुम लोग, बहुत बढ़िया। तो v का तो कुछ अता पता ही नहीं, v क्या होता है। तो एक काम करते हैं, टाइम को वेलोसिटी के फॉर्मेट में नहीं बल्कि हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो टाइम हम निकाल रहे हैं वो हाइट के फॉर्म में निकालते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए। चलो भाई, तो टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा इट विल बी, यार बेटा आपको याद होगा तो y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होता है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो माइनस का h इनिशियल वेलोसिटी, बेटा ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से t का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। चलिए भाई, बहुत ही शानदार, हमने इस टाइम को निकाला इन टर्म्स ऑफ हाइट h। यहां पे अगर मैं y डायरेक्शन की बात करता हूं, y एक्सिस को सॉल्व करता हूं, तो y अगेन इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यहां पे देखो बेटा, हॉरिजॉन्टली आपने बुलेट को फायर किया है। अगर आपने बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया है तो क्या इस बुलेट की y वाली जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी? इस बुलेट की क्या y में जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली वो 0 हो जाएगी? तो कर दो इसको भी 0। तो y इक्वल्स टू माइनस का h इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। क्या बात है सर, यहां पे भी टाइम जो है वो 2h बाई जी है, मतलब दोनों को सेम समय लग रहा है नीचे आने में, दोनों को सेम समय लग रहा है नीचे आने में। पत्थर पहले पहुंचेगा, गलत बात है, बुलेट बाद में पहुंचेगी, गलत बात है, कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत गलत बात है। तो क्या दोनों साथ में आएंगे? देख लो भाई, पत्थर का या बुलेट का, दोनों का टाइम पीरियड देख लो। बुलेट को कितना टाइम लगेगा नीचे आने में? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। पत्थर को कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। और कहानी बड़ी सिंपली यहां पे समाप्त हो जाती है। लिख लो इसको, लिखा सभी ने? बढ़े आगे। अगला सवाल बोलता है द इफ कैपिटल टी बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ करंट ऑफ वाटर and capital H be the maximum height attained by it from the point of projection, then h by t. Okay, if capital T is the total time of flight. ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब है, पानी का करंट हो या पार्टिकल हो, काम तो हमारा बन जाएगा इजीली। चलिए भाई, तो यहां पे क्या हुआ, पानी का करंट था, वो पानी की धार ऐसे गई। अरे होता ना यार, तुम लोग पौधों को पानी डालते हो तो पाइप को कभी ऐसे पकड़ के रख लो तो पानी ऐसे जाएगा, समझो। अरे पौधों को पानी डालते हो ना ऐसे ऐसे करके, है ना, पाइप को ऐसे ना पकड़ के ऐसे कर लो, पाइप ऐसे रखोगे तो पानी ऊपर हो गया ऐसे फिर जाएगा। तो वाटर करंट ऐसे जा रही है, तो वाटर करंट ऐसे जाती है, पता है ना तुम्हें? यार ये नई बातें तो नहीं बता रहा हूं ना तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग पहली बार देख रहे हो ऐसी बातें। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू स्पीड से फेंका है, टाइम कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, और एच मैक्सिमम हाइट होता है। चलिए भाई, रेशो बताएंगे क्या होता है आंसर? मैक्सिमम हाइट। रेशो देखो क्या बनता है इसका, बताओ क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बना इसका? सोचा कुछ? h बाई टी का रेशो। भाई अगर हम देखें तो h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और अगर मैं t की बात करूं इट विल बी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। गॉट इट? तो फ्रॉम हियर द रेशो ऑफ h बाई टी, भैया दोनों का डिवाइड किया, दोनों का रेशो निकाला, g से तो g मर जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा मरेगा, एक u से एक u बनेगा, तो h अपॉन टी विल बी, भैया ऊपर u साइन थीटा रह गया क्या? देखो जरा, बिल्कुल रहा सर, डिवाइडेड बाय 2 इनटू अ cot 2, सो यो बनता है u साइन थीटा बाय 4। u साइन थीटा बाय 4, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो यही लग रहा है सही आंसर। तुम क्या कहते हो? तुम भी वही कहते हो जो मैं कहता हूं? अगर ऐसी बात है तो छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन?
यस सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे। What is the average velocity of a projectile between the instant it crosses half the maximum height? It is projected with a speed of u at an angle theta with the horizontal. बेटा एवरेज वेलोसिटी मांग रहे हैं ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इज क्रॉस्ड हाफ द मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को फेंका, बिल्कुल फेंका, ये हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल ऐसा गया, बिल्कुल ऐसा गया। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ऐसे इंस्टेंट जब वो मैक्सिमम हाइट के आधे पे, बेटा ये तो होता है मैक्सिमम हाइट वाला, उसका आधा यहां पे है ना, यहां से लेके ये वाले। सो आई एम मार्किंग 2 पॉइंट्स P और Q। बेटा ये जो होता है वो मैक्सिमम हाइट का आधा होता है, मैक्सिमम हाइट का आधा है ये। और यहां पे भी देखो तो ये मैक्सिमम हाइट का आधा है। हाँ, तो पार्टिकल P और Q, P से Q जा रहा है। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q? बेटा P और Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी, P पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पता नहीं सर मुझे, ये तो V1 मान लेते हैं, यहां पे भी वेलोसिटी हम ला लेते हैं V2। यार देखो वैसी बात तो मैं तुम्हें सही बात बताऊं ना, तो V1 और V2 तो सेम ही होंगे। V1 V2 का एवरेज सॉरी मैग्नीट्यूड जो लोगे ना वो तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है बेटा। P से अगर कोई पार्टिकल चला Q पे आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाएगा फिर से, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन P पे होगी वही पोजीशन Q पे भी होगी। ठीक है, तो y का जो डिस्प्लेसमेंट है P से Q जाते समय वो तो जीरो ही हो जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी y में तो जीरो हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्या बोले? सिंस displacement along y, since the displacement along y-axis will be zero। नहीं समझे ना ये क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट y में जीरो? नहीं समझे ना ये वाली बात? पक्का नहीं समझे ना? चलो भाई समझाता हूं तुम लोगों को y कैसे निकालें। देखो भाई यहां पे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, कुछ भी मान लो x, y। बेटा यहां पे y कितना है? h मैक्सिमम बाई 2। यहां पे कोऑर्डिनेट्स, यहां पे x2, y। बेटा यहां पे भी y कितना हो जाएगा बोलो तो? h max बाई 2। यार ये भी h max बाई 2, ये भी h max बाई 2। जो इनिशियल कोऑर्डिनेट था y का वही फाइनल कोऑर्डिनेट है y के लिए, तो y के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, जिसकी वजह से y में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डेल्टा y जीरो, एंड डेल्टा y जीरो होने की वजह से यहां पे जो v एवरेज y में निकाल रहे थे इट विल बी जीरो, क्योंकि y में तो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया। y में डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो y में जो वेलोसिटी रहेगी बेटा वो जीरो ही रहेगी। तो फिर किस में रहेगी वेलोसिटी? क्या x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है? बिल्कुल, x में बदलाव आए हैं, x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है। तो यहां पे x1 लिख देता हूं मैं, यहां पे कोऑर्डिनेट था x1, यहां पे कोऑर्डिनेट है x2। यहां कोऑर्डिनेट है x1, यहां कोऑर्डिनेट है x2। अब क्या करें सर? तो y में तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन x में तो कुछ वेलोसिटी रहेगी। वो कैसे निकालें? कैसे निकाले वो? कैसे निकाले? सोचो जरा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर बनता है इसका। सोच लिया? देखो भाई मैंने तो सोचा है, तुम्हारा पता नहीं। अब मैं निकालने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मेरे बच्चे एक बात मुझे बताना, सिंपल सी, बस बड़े छोटी सी बात पर हूं, क्या एक्स की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आता है कभी? क्या एक्स की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आता है कभी? बोलो यार, बोल दो जरा, क्या x की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आता है कभी? कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये तो v cos थीटा ही रहेगा। काहे का एवरेज वही रहेगा, ये कोई एवरेज नहीं, वो वही रहता है, u cos थीटा। इट इज योर फाइनल आंसर। जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर किस बात की बात कर रहे हैं, है ना? चलिए भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता नहीं है तो इसका एवरेज भी वही रहता है। फिर बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एवरेज भी उसका वही रहता है। अरे पहली सिंपल से फंडे हैं, एवरेज निकालना नहीं आता क्या तुम लोगों को? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 ऐसे भी तो करते थे कभी कभार, याद आया ये वाला तरीका?
पहली जगह पे वेलोसिटी v cos थीटा, फिर v cos थीटा, फिर ऐसे चलता है v cos थीटा, 4 टाइम्स ऑफ v cos थीटा डिवाइड बाय 4, 4 यार ये ऐसी बातें क्या करवा रहे हो तुम लोग मुझसे, ये क्या करवा रहे हो तुम लोग मुझसे? ऐसे भी तो कर सकते थे इसको, जरूरी है क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से करो? छोड़ो यार, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, मिटा रहा हूं इसको मैं, पता है तुम लोगों को फिर भी, है ना? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो गया, ठीक, गुस्सा नहीं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमसे कहता है, अ कैनन बॉल हैज अ रेंज R on a horizontal plane. If H and H dash are the greatest height in the two paths for which this is possible is, भाई साहब यहां पे एक कैनन बॉल है, कैनन बॉल बोले तो तोप का गोला, इसको हमने फायर किया किसी एंगल पे, चलिए भाई साहब बहुत ही शानदार, इसको हमने फायर किया किसी एंगल पे, θ1 एंगल पे, इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन करी इट इज योर H। फिर से हमने ई गोला को फायर करा θ2 एंगल पे, फिर से हमने गोला को फायर करा θ2 एंगल पे, तो भैया इसने जो हाइट अटेन करी है इट विल बी योर H डैश। क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया दोनों का रेंज बराबर है, वैसे दिखता नहीं है लेकिन ऑप्शन से यही भावनाएं व्यक्त हो रही है, ऑप्शन से यही भावनाएं व्यक्त हो रही है कि दोनों की रेंज सेम होगी। मेरे बच्चे द प्रोडक्ट ऑफ H एंड H डैश विल बी, सो H डैश कितना होगा ये बताना है मुझे। जहां तक याद है मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था ऐसे केस में, उसमें बोला था कि दोनों की हाइट का जो प्रोडक्ट करते हो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, भूल गए होंगे ना तुम लोग। और यहां पे अगर प्रॉपर रिलेशन अगर याद हो तो इट विल बी योर R स्क्वायर बाय 4, याद तो होगा ही नहीं तुम लोगों को, रिलेशन बताया था मैंने क्लास में, नोट्स में लिखा होगा तो पक्का याद होगा तुम लोगों को, ऐसे कुछ रिलेशन थे। अब वो पूरा करके बताऊंगा तो इतना टाइम तो नहीं अपने पास है, क्या उल्टा लिख दिया मैंने, ओहो चलो 16, हाँ अब सही है, याद आया कुछ, पता नहीं भूल गए, ये रिलेशन याद आया, अब तो याद आ गया होगा, अब तो सही लिख दिया मैंने, 16 भी लिख दिया है, अब तो 16 लिख दिया, सही लिख दिया, अब तो याद आ गया। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g h डैश u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। मेरे नादान बच्चे मुझे बताएंगे क्या θ1 प्लस θ2 जो होता था वो 90 डिग्री होता है अगर रेंज सेम होती है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो H जो θ1 और θ1 के फॉर्मेट में, क्योंकि θ2 जो आएगा उसको 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं आप लोग, सिंस फ्रॉम हियर θ2 कैन बी रिटन एज 90 माइनस θ1, तो यहां पे वो बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस का θ1, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस θ2, या फिर 90 माइनस θ1, बेटा cos स्क्वायर θ1 हो जाता है 90 माइनस θ1, अरे अच्छा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये रिलेशन आएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बेटा बताया वैसे मैंने आपको, पता है क्लास में, फॉर्मूला बेस्ड सवाल जो तुम्हें आता है अच्छे से। अब जगह हुए होंगे क्लास में तो पता होगा, है ना, पॉपकॉर्न लेके बैठने के लिए इसलिए मना करता हूं मैं तुम लोगों को। अगले सवाल पे आते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेटा एक पार्टिकल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका पार्टिकल को, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल 45 डिग्री। यहां पे मान लीजिए पार्टिकल पहुंच चुका है और पार्टिकल की वेलोसिटी अब जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। मुझे नहीं पता वेलोसिटी क्या है, लेकिन वो पूछ रहा है टाइम कितना होगा, कितने समय के बाद ये जो वेलोसिटी वो 45 डिग्री बनेगी। वेलोसिटी कितनी मैं नहीं जानता, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोग को। समझदार प्राणी जानते हैं, पहचानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी होती है उसका कभी कुछ नहीं जाता। तो यहां पे ux 20 cos 60 डिग्री, यहां पे uy 20 sin 60 डिग्री चलो भाई बहुत बढ़िया। यहां पे v का कॉम्पोनेंट v cos 45 डिग्री,
यहां पर v का कॉम्पोनेंट v sin 45। चलो भाई बहुत ही शानदार तरीके से हमने चीजें समझ ली है। Since we know that acceleration along the x-axis is 0, so vx will be equals to ux, जिसके तहत v cos 45 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 20 cos 60 डिग्री के। क्या बात है। तो v by अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 20 cos 60 कितना होता है भाई 1/2। सो v का वैल्यू 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो 14 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन में, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। यार cos 60 तो यही होता ना 1/2। गलत तो नहीं लिख दिया हम लोगों ने, नहीं वो नहीं मिटा रहा हूं मैं, ये चीज मिटा रहा हूं बस, थोड़ा मैंने गलत सा बना दिया था। चलिए भाई, सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ v, v जानते हैं। चलिए भाई ये तो x में सॉल्व किया आपने, y में सॉल्व कीजिए इसको। सो वी वाई कैन बी रिटन एज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई को लिखेंगे v साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, इसकी जगह तो वही लिख देते हैं 20 इंटू कॉस 60 डिग्री लिख दो। ओहो साइन 60 डिग्री 20 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस का g इंटू टी। चलिए भाई टाइम निकाल सकते हैं। v की जगह 10 रूट 2 साइन 45 1/√2 इक्वल्स टू 20 साइन 60 बेटा कितना होता है √3/2 होता है आई थिंक, माइनस का g का वैल्यू 10 लिख देता हूं मैं इंटू टी। बेटा 2 10 20, √2 से √2 मर जाएगा, 10 इक्वल्स टू 10 माइनस का 10 टी। गलती कर दी यहाँ पे भी, इट विल बी 10 √3 माइनस का 10 टी। सारे 10 से 10 मर जाएंगे, 1 इक्वल्स टू √3 माइनस का टी, टी का वैल्यू बनेगा √3 माइनस का 1 सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, जय मेहरबान है क्या बोलते हैं, जी हाँ यही है हमारा फाइनल आंसर √3 माइनस 1 सेकेंड। ये लीजिए भाई, सी ऑप्शन में मिल रहा होगा। समझ आ रहा है, कुछ दिमाग के ऊपर से आ रही है बातें। ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, कहाँ बनाऊं, बउआ को बना देता हूं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, होना भी नहीं चाहिए है ना, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए अपने साथ में। जाग जाओ है ना, अगर चैन से सोने तो जाग जाओ, पढ़ाई कर लो तभी चैन से सो पाओगे, नहीं तो टेंशन ही टेंशन है जीवन में। लिख लिया सभी ने, लिखा ये भी लिख लो, हाथ चला लिया करो थोड़े से। द मोर यू राइट द मोर यू लर्न, है ना, मैंने नहीं कहा है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं। इन द फिगर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। क्या पूछ लिया सर इसने, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। देन द डिस्टेंस ए बी, ओह अच्छा वो मांग रहा है हम लोगों से क्या, ए बी नॉट द टाइम। टाइम तो गिवन है यार, टाइम तो उसने पहले ही दे दिया हम लोगों को, है ना, ठीक है। तो ए बी बोले तो रेंज, रेंज का फॉर्मूला जानते हो, u cos थीटा इंटू टी माइनस का हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो इट विल बी योर कितना 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 u cos थीटा। बेटा पहली बात तो मुझे ये समझो कि जो ये 60 डिग्री है वो हॉरिजॉन्टल से दे रखा एंगल है ना, हाँ तो यहां से कितना बनेगा 30 डिग्री का। तो अल्फा और थीटा दोनों सेम है इस बार, है ना, अल्फा और थीटा दोनों सेम है, तो यहां पे बनेगा u cos थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इंटू टी माइनस का हाफ इंटू जी साइन अल्फा साइन 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। सो u अंडर रूट ऑफ 3/2 cos 30 यही होता है बेटा, माइनस का g/2 इंटू 1/2 इंटू टी स्क्वायर। यार अब ये t जो है थोड़ा परेशान कर रहा है हम लोगों को, क्यों ना इसको हम कहीं से उड़ा दें, कुछ तो ऐसा करें। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा। पता है तुम लोगों को ये बात, भूल गए होंगे ना तुम लोग तो। 2u इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय g cos 30 डिग्री। अब साइन 30 1/2 होता है, cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो √2 से तो √2 मर जाएगा, इट विल बी 2u/√3g। कर दें ऐसा, यहां पे देखो टी स्क्वायर है, एक टी की जगह वो पुट कर देते तो हमारी इक्वेशन u और t के साथ आ जाएगी फिर, है ना। सो r कैन बी रिटन एज u√3, या तो यहां पे लिखता हूं ut डिवाइड ut √3 है ना, ut अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस का g/2 इंटू 1/2 इंटू
बेटा एक टी की जगह पे मैं पुट करता हूं 2u डिवाइडेड बाय √3g इंटू टी। सही है, एक टी, यहां पे टी स्क्वायर था, एक टी की जगह पे मैंने वो पुट कर दिया, उससे हमारा काम थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो 2 से तो 2 मर जाएगा, जी से जी मर जाएगा, बहुत ही शानदार। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है ut √3/2 माइनस का ut डिवाइड बाय 2√3, है ना, कैसा जुल्म है ये। तो ut/2 को कॉमन ले ले, ut/2 को कॉमन ले लेते हैं, चलो भाई। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द अगला पेज। तो रेंज का फॉर्मूला ut √3/2 माइनस का ut डिवाइड बाय 2√3। सो मुझे लगा कि ut/2 को हम कॉमन निकाल दें यहां से, तो ये तो √3 माइनस का 1/√3, है क्या बात है। सो बनेगा ut डिवाइड बाय 2 √3 इंटू √3, 3 माइनस 1/√3, क्या बात है सर। 3 माइनस 1 2 होते हैं, तो कहानी में रेंज बनता है ut/√3। मुझे लगता है यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, ut/√3 ये ऑप्शन है मिल रहा था। सवाल समाप्त हो गया। बस यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। ये जो टी स्क्वायर था उसको भी मैंने टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसलिए टी का एक वैल्यू ये उठा के, यहां पे टी स्क्वायर था ना, एक टी की जगह पे ये पुट करती, दूसरी टी की जगह से। सो ये सवाल हमारा होता है समाप्त। नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, नोट किया सभी ने, हो गया, समझ रहे हो बात को, क्या चल रहा है कहानी में। अगला सवाल करोगे, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इन y इक्वल्स टू, बेटा यहां पे देखो वर्टिकल प्लेन में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे दी है y इक्वल्स टू ax माइनस का bx²। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। a और b कांस्टेंट है, x और y आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे। नाउ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अलोंग द y, बेटा कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया होगा ये बताना है, साथ ही साथ को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बताना है। देखो भाई क्या है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ के तो हम भी आए, है ना। अब ये ऐसे सवाल देगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, ax को कॉमन निकाल देंगे। भाई अगर ax ही कॉमन निकल गया तो 1 माइनस का bx² डिवाइड बाय ax हो जाएगा। तो एक x से x मर जाएगा, तो y इक्वल्स टू ax 1 माइनस का x डिवाइड बाय a अपॉन b। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये कुछ देखी देखी सी इक्वेशन लगती है। फ्रॉम दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, ऐसी बस देखी देखी सी इक्वेशन है ये। मेरा ना बच्चे बताइए जरा, ये देखिए x, ये x tan थीटा a 1 1 x x a अपॉन b r, कंपेयर करा सो पता चला tan थीटा a के बराबर है। तो यहां से थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स a। क्या मिला ये, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मिल चुका है मुझे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो tan इनवर्स a दो ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए दो ऑप्शंस को छोड़ेंगे, बाकियों को काट देंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट द मैक्सिमम हाइट। अरे कोई दिक्कत नहीं से, देखो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, देखो यही पूछा ना, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड y द पार्टिकल, है ना। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि y मैक्सिमम, y क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो y है, और मैक्सिमम हाइट क्या है, इट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल। मैक्सिमम हाइट क्या है भाई, वर्टिकल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट यही तो मतलब होता है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि y का मैक्स होना, तो y मैक्स निकालते हैं। चलो, सो वी हैव द इक्वेशन y इक्वल्स टू ax माइनस का bx²। क्या ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। चलो इसका हमने क्या किया, मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो यहां पे dy बाय dx शुड बी 0। क्यों, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू चेंज होगा तो y चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू चेंज होगा y चेंज होगा। तो dy बाय dx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इट विल बी और a माइनस का b, भैया x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से a इक्वल्स टू 2bx। तो x का वैल्यू अगर आप a अपॉन 2b पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y मैक्सिमम।
तो x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से आपको मिलता है y मैक्स। x का वैल्यू ये अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y मैक्स विच इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह a अपॉन 2b माइनस का b x की जगह a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। सो इट विल बी a स्क्वायर डिवाइड बाय 2b माइनस b a स्क्वायर डिवाइड बाय 4b स्क्वायर, बाई b से b मर जाएगा, a स्क्वायर बाय 2b माइनस का a स्क्वायर बाय 4b। क्या कहती है जनता, क्या आंसर बनेगा? a स्क्वायर बाय 4b बनेगा, a स्क्वायर बाय 4b बनेगा, या 1/2 में से 1/4 माइनस कर। यार ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? आ गया समझ सभी को? क्या यही मैक्सिमम हाइट है? हाँ, बिल्कुल यही तो मैक्सिमम हाइट होती है। हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो ये भी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। a स्क्वायर बाय 4b, a स्क्वायर बाय 4b वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए भाई हमारा सवाल समाप्त हुआ। देखने में लग रहा था पता नहीं कितना खतरनाक सवाल होगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे, पर देखा हलवा है ये तो। हो गया, बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सारी बातें नोट की होगी आप लोगों ने, देख लो भाई देख लो, है ना, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा देखने का। देख लिया, चलो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टू एन ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग द ईस्ट। भाई एक ऑब्जर्वर है, कोई भी हो सकता है ऑब्जर्वर, तो वो ईस्ट की तरफ चल रहा है और द विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ। पॉइंट ध्यान से सुना बड़ा, यहां पे आपको पता है जब भी ईस्ट वेस्ट की बातें होती तो ऐसे यहां पे आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, जिसमें एक तरफ लिखना है ईस्ट, एक तरफ लिखना है वेस्ट। बोल रहा है साथ में ईस्ट में डायरेक्शन आई कैप वाली, वेस्ट में डायरेक्शन माइनस का आई कैप। फिर एक लगाते हैं बेटा ऊपर की तरफ नॉर्थ, जिसमें डायरेक्शन देते हैं प्लस का जे कैप, और बेटा एक डायरेक्शन लगाते हैं नीचे साउथ, जिसमें बोलते हैं माइनस का जे कैप। नाउ सिंपली पॉइंट सेज कि एक आदमी है ना, एक आदमी जो जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो यह है वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या बात है, द विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ, उसको हवा नॉर्थ से बहती हुई दिख रही थी, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। चलो भाई, तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन को लिखा जाएगा बेटा vm i कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटन एज v g कैप। चलिए भाई मान लीजिए इट इज द वेलोसिटी v है ना, सोच लो कुछ भी सोचने में क्या जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया बेटा। नाउ इफ ही डबल्स हिज स्पीड, अगर उसने अपनी स्पीड डबल कर ली, द एयर वुड अपीयर टू कम फ्रॉम, तो उस टाइम पे हवा कहां से आती हुई नजर आएगी? पहली चीज तो यहां से वेलोसिटी ऑफ विंड निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। मेरे नादान बच्चे, यहां पे आप देखेंगे इट विल बी वी जे कैप प्लस का वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप। ठीक है, तो पहले उसको हवा कौन सी डायरेक्शन में है, चाहे विंड की एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, विंड की एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप और जे कैप, यहां से हवा इधर चली, असल में हवा इधर चल रही है। ठीक है, एक्चुअल में हवा कहां जा रही है, इधर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। अच्छा, सेकंड केस में भाई साहब ने अपनी स्पीड डबल कर दी है ना, व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, अगर उसने अपनी स्पीड डबल कर ली, इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ मैन vm dash vector will be 2 times of vm I cap. In that case velocity of wind with respect to man can be written as velocity of wind minus velocity of man dash. Velocity of wind we know it is v j cap plus velocity of man I cap minus का 2 times of velocity of man I cap. So it comes out to be v j cap minus vm I cap. क्या बात है सर? So नई velocity of wind with respect to man, नई वाली velocity of wind with respect to man, it comes out to be v j cap minus I cap. बेटा j cap minus I cap कहां होता है, j cap minus I cap ये है सर, इधर है, this is the velocity of wind with respect to man dash.
पहले वेलोसिटी ऑफ विंड कहां थी बेटा, वेलोसिटी ऑफ विंड थी इधर, अभी उसने अपनी स्पीड डबल कर दी तो उसकी वजह से अब उसको विंड इधर जाती हुई दिखेगी। तो द एयर अपीयर टू कम फ्रॉम, कौन सी डायरेक्शन से आती हुई नजर आएगी? पहले अच्छा उल्टा बना दिया कि मैंने इसका डायरेक्शन, ओए होए होए ये क्या कर दिया, अपीयर्स टू कम फ्रॉम है ना, इन दैट केस उसको पहले विंड इधर से नजर आ रही थी ऐसे आती हुई, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड, अब उसको विंड ऐसे जाती हुई दिखेगी, चलो लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसको वो विंड कहां से आती हुई नजर आ रही थी, एयर वुड अपीयर टू कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, बेटा नॉर्थ वेस्ट से आपको वो विंड दिखेगी। देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन जे कैप माइनस आई कैप, बेटा जे कैप माइनस आई कैप इधर से फ्लो हो रही है। विंड के लिए ध्यान रखना, हमेशा जो भी आप डायरेक्शन कंसीडर करते हो वहां से वो आ रही होती है, ठीक है। विंड के लिए ये बात का ध्यान रखना, जो भी आपकी डायरेक्शन आएगी कंसीडर करना विंड उस साइड से आ रही है, ठीक है, विंड उस तरफ से आ रही है, तो इट विल बी जे कैप माइनस का आई कैप, वो हमें यहां मिलता है। तो कहां से आ रही है विंड, इधर से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, ठीक है। विंड हमेशा ऐसे आती है ना बेटा, तो अपीयर होगी ना आदमी को, आदमी तो इधर चल रहा है तो उसको तो नॉर्थ वेस्ट से विंड आती हुई अपीयर होगी। समझ रहे हो बात को, है ना, तुम लोग नहीं समझ रहे? तो आदमी जो चल रहा है अगर उसने अपनी स्पीड डबल कर दी तो उसको इधर से विंड आती हुई अपीयर होगी, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। लिख लीजिए इसको, अच्छा सवाल है भी, है ना। विंड का हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपकी डायरेक्शन आती है उस डायरेक्शन से विंड ब्लो होती है, जो भी आपकी डायरेक्शन आ रही है वहां से विंड आ रही है ना। चलो क्लियर है ये बातें? ओके, अगला सवाल, अ मैन could row his boat with a speed of 10 meter per second. He wants to take his boat from P point to the Q point. बेटा देख रहे हो P और Q जस्ट अपोजिट पॉइंट्स है, P और Q जस्ट अपोजिट पॉइंट्स है, तो तुम भी समझदार मैं भी समझदार जानते हैं कि उसको अपनी बोट किस डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकेंड बेटा, तो वो आदमी को अपनी बोट किस डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी? क्या वो अपनी बोट सीधी सीधी ले जाएगा क्या? है नहीं ना, तो वो क्या करेगा सर, वो अपनी बोट लेके जाएगा इधर, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यहां पे ये पार्ट हो जाता है थीटा, एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज VR डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 डिवाइड बाय 10, 2/5, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स 2/5, थीटा होगा बेटा साइन इनवर्स 2/5। बट सर यहां पे तो सारे साइन इनवर्स 2/5 है। समझदार हो, देखो जरा, क्या वो अपनी बोट को अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लेके जा रहा है क्या? सोचो जरा, क्या वो अपनी बोट को अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लेके जा रहा है क्या? है क्या वो अपनी बोट अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लेके जा रहा है क्या? अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लेके जा रहा है, बिल्कुल लेके जा रहा है सर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ बॉल A is projected from the origin with an initial velocity of 700 centimeter per second in a direction 37 degree above the horizontal। आप देख रहे हो बेटा बॉल A प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, बॉल A प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। नाउ सेकंड थिंग, अनदर बॉल B 300 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, बेटा एक और बॉल है जो ओरिजिन से 300 सेंटीमीटर पे है, और जहां पे वो है वहां से उसको अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपने इस बॉल को B वाले को ड्रॉप कर दिया, तो B वाला A वाले से टकराता है, B वाला जो है वो A वाले से टकराएगा, लेकिन वो कब होगा और जब वो टकराएगा तो कितना हाइट चलेगा ये हमें बताना है। B वाला जो है A वाले से टकराता है तो हमें बताना है कितना हाइट ये ट्रैवल करा बिफोर द कोलिजन। अच्छा ठीक है सर, क्या करें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, सिंपल तो है, बहुत सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि मान लो जब A वाला पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तो B वाला A से टकराएगा जाके।
मैंने बोला जब ए वाला अपने मैक्सिमम हाइट पे हुआ तो बी वाला उससे टकराएगा जाके, तो हमने बोला ठीक है यार, ए वाले को अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये तो बताओ। ए वाले को अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इट विल बी योर यू बाई जी सर, टाइम ऑफ फ्लाइट, यू साइन थीटा बाई जी, टाइम टेकन बाय ए टू रीच द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय ए टू रीच मैक्सिमम हाइट। सो यू कितना? 700 सेंटीमीटर में चल रही कहानी, चलने देना इसको सेंटीमीटर में। यू साइन 37, यू साइन 37 डिवाइड बाय जी का वैल्यू 10। एक काम करते हैं, चलो इसको फिलहाल अभी हम 0.7 लिख लेते हैं। पॉइंट हटाया, एक और 0 आया, तो 7 इंटू यहां पे साइन 37। साइन 37 कितना होता है? 3/5, सो 3/500, so it will be 21 divided by 500। अभी तो रुको, वो पूछ रहा है कि जब वो ए से टकराएगा तो उस टाइम पे कितना हाइट चलेगा। तो बी वाले को तो ड्रॉप किया था यहां से, बी वाले को तो ड्रॉप किया था यहां से। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी वाले को ड्रॉप करा था तो क्या मैं ऐसा कहूं कि ए से बी, क्योंकि बी का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, बी का एक्सेलरेशन माइनस का जी है, ठीक है, और टाइम तो पता चल ही चुका है, बी को कितना टाइम लगेगा। तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा लें सीधा ही। सो हाफ जी का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 500 इंटू 500, 2 5 10, 5 से 5, 21 इंटू 21 कितना बनेगा बेटा? ये 21 इंटू 21, 21 1 जा 21 इंटू 441, 441 डिवाइड बाय 5। चलो देखते, लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। 441 डिवाइड बाय 5, 100 इंटू 100 है ये, हाँ 500 इंटू 100, बेटा ये मीटर में चल रही कहानी, तो एक काम करो 441 डिवाइड बाय 500 सेंटीमीटर कर लो इसको, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। 441 को 5 से काटा, 5 9 होते हैं वैसे तो, 5 8 40 करना पड़ेगा हम लोगों को, 5 8 40, ये 41 है बेटा, है ना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ डॉट लगेगा, एक 0 आएगा, 5 2 9, so it will be your 88.2 by 100 सेंटीमीटर। पॉइंट लगाया, 0 आया, so this can be written as 1 2 3, तो 0.882 सेंटीमीटर, can be also written as 0.9 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो 0.9 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, चलेगा क्या ये? ऑप्शन मैच करते हैं, 0.9 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन नहीं है, 90 सेंटीमीटर में, तो हमने कहीं पे कोई गड़बड़ी कर दी। 700 सेंटीमीटर, ओए होए होए, गलती की है ना हमने, इसको 0.7 लिख दिया यार, इसको 0.7 लिखा, वही तो गलती कर दी। इट शुड बी 7, इट शुड बी 7, तो ये 500 ठीक है, तो वेट अ सेकेंड 7 साइन 37, 3/5 7, इट विल बी 500। यहीं गड़बड़ी हो गई थी, इट शुड कम्स आउट बी 50, फिर यहाँ पे भी 50 होगा, यहाँ पे भी 50, हाँ मैंने 0 लगा के गलती कर दी, 50 इंटू 50, फिर 0 से 0 मिल गया और ये 10 टाइम्स हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये बनेगा टोटल 500 में, ये 100 हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, इसको मैं राइट कर देता हूँ। 500 441 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, 441 डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर,
88.2 सेंटीमीटर, दिस इज अ हाइट जो कि वो अटेन कर रहा था। ठीक है, तो आंसर बनता है 88.2 सेंटीमीटर। भाई 88.2 के जो करीबी है वो है बेटा 90। 80 मत बोल देना यार, है ना, 80 मत बोल देना यार तुम लोग दिमाग लगा के। इसके ज्यादा क्लियरेस्ट क्या होगा, 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर? ज्यादा करीब क्या है बेटा, 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर? मेरे हिसाब से तो 90 सेंटीमीटर होगा, 80 सेंटीमीटर नहीं बन सकता। इसके ज्यादा करीब कौन है, 90 है, तो 90 पे आंसर है। ठीक है, तो मैंने गलती थी, 700 सेंटीमीटर को 0.7 लिख दिया था, वो मैं मान गया, मेरी गलती, मैं मान गया हूं मेरी गलती। ठीक है, सो यहाँ पे आके हमने बस वो जीरो के एक्स्ट्रा इश्यूज आ गए थे, वो हमने सॉर्ट आउट कर दिए। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 90 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस बेटा। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर ही सही जवाब होगा। लिख लीजिए इसको, किया नोट, ये भी नोट कर लो। समझ गए बात को, बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, समाप्त करते हैं इस सेशन को। थोड़ा सा छोटा है सेशन बट काम का है सेशन। ठीक है, बाकी अगर किसी सवाल में कोई डाउट आए, कुछ अगर पार्ट ऐसा लगे कि यार सर नहीं समझ आ रहा है, दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं और उसके बाद आपको जाना है IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ये आदमी फिजिक्स अच्छी पढ़ाता है, इससे लेक्चर देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अलॉन्ग विद द DPPs एंड देयर सॉल्यूशन, तो सब कुछ यहाँ पे एक सिंगल जगह मिल जाएगा आपको। तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो वो बिल्कुल भी मत करना। सीधा मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, सब कुछ है यहाँ पे बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनके DPPs के सॉल्यूशन, लेक्चर, उसके सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक सिंगल जगह मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो 1 रुपया हम इसका चार्ज नहीं करेंगे, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको वेबसाइट पे मिलेगी, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट को। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल पे अगर नए हो तो वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो अभी के अभी, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और ये सेशन अपने दोस्तों तक, भाई बंधु, सखा सहेली जो भी है यार, सब तक पहुंचा दो। उनको बोल दो कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप इधर उधर मत भटको, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा मैग्नेट ब्रेन्स आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जेई का प्रिपरेशन हो रहा है। तो आके ज्वाइन करेंगे तो फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी सेशन पसंद आया, वैसे तो मुझे पता है तुम्हें सेशन पसंद आता है, पर पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते तुम लोग, लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए भाई, सो ये थी कहानी आज के सेशन की। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला होगा एज कंपेयर टू द आज के सेशन, क्योंकि मैंने बोला ना हर एक सेशन में मैं लेवल को इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।